और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गोल्ड की, क्योंकि सोने की कीमतों में अच्छी तेजी आ गई है और 46,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट टिक गया है, आप ये कह सकते हैं। और 300 रुपए से ज्यादा की मजबूती है गोल्ड में और चांदी का भाव 66,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से हम गोल्ड की नब्ज को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो बात कही गोल्ड को लेकर वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुई है। कल जब मार्केट में परसों रात में तेजी आई थी, तब हमारे मन में एक सवाल आया था कि क्या अगर मार्केट 46,000 के ऊपर टिकता है थोड़ा बहुत भी, तो क्या उसके बाद ये रैली और बढ़ेगी क्या। और इसीलिए हमने कल अपने शो का नाम भी दिया था बदल गई गोल्ड की चाल क्वेश्चन मार्क। और हमने एक्सपर्ट से पूछा भी था, सारे एक्सपर्ट ने ये बात कही थी कि गोल्ड के दाम यहाँ से थोड़े और बढ़ सकते हैं। कल वो सारे टारगेट अचीव हुए। आज सुबह 11:30 बजे हमारे सारे एक्सपर्ट ने कहा था 46,200 के ऊपर गोल्ड का भाव जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है और 46,200 के लेवल को पार भी किया। अब शाम का कारोबार है। अब हम यहां से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गोल्ड ठीक ठाक, मैं बड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्या गोल्ड ठीक ठाक तेजी के लिए तैयार है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनोज झा, एमडी हैं कामाख्या ज्वेलर्स के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या 46,000 के ऊपर गोल्ड की कीमतें बढ़ने की स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है क्या? धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये तो कोई भी परफेक्ट नहीं बोल सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड में जितने सारे कॉज हैं जो कारण बन रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का ये सेकंड वेव आप देख रहे हैं कि एक हर जगह आ चुका है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इंडिया का, जो माना जा रहा था 11.50% से ग्रो करेगा, वो आज 10% लोग आंक रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6-6.5% के ऊपर जाने की पूरी आशंका है। तो ये तो टेक्निकल रीजंस हो गए। प्लस एट द सेम टाइम जो पूरे इंडिया में डिमांड है, भले लॉकडाउन के वजह से वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन डिमांड बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पिछले 2 साल के बाद ये सबसे हाईएस्ट मुहूर्त है और पिछले साल के कितने सारे शादियां बैकलॉग में हैं। तो ओवरऑल जो आप पिछले 2 वीक से भी देख रहे हैं, 2-3, कि गोल्ड एक नया बॉटम बना चुका है और वो स्थिर हो चुका है वहां पे। तो अब जो गोल्ड है ये ऊपर जाने की पूरी इसमें तैयारी में है। आप देखिए जो मार्च का इंपोर्ट है वो 160 टन हुआ है, जो कि 2015 के बाद सबसे रिकॉर्ड हाई ये इंपोर्ट हुआ है। तो ये सब जो कारणों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये एक संकेत मिलेगा कि गोल्ड अब एक नई चाल लेने को तैयार है। तो मैं कहीं ना कहीं गोल्ड को कुछ दिनों बाद इस लिमिट से ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। किस लिमिट के ऊपर सर? तो हमारा ये कुछ दिनों से 45-46 हजार के आसपास जो गोल्ड घूम रहा है, ये इसके ऊपर जाएगा और ये उसके बाद अगर एक वीक वो उसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये वापस 50,000 के आसपास जाने की पूरी तैयारी में है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 46 के ऊपर अगर थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करता है तो फिर 50,000 की तरह भी मार्केट रुक करेगा और वहां तक भाव जा सकता है। ठीक है, ये राय आपकी। अब बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 46 के ऊपर तो मार्केट आ गया है, जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं गोल्ड में, क्या उनको अभी 200-300 रुपए के करेक्शन का एक वेट करना चाहिए? 46 के नीचे ही बाइंग करनी चाहिए या इस लेवल पे भी बाई करके ट्रेड लिया जा सकता है? क्या व्यू है आपका? अभी फिलहाल इसमें बाई साइड में मैं थोड़ा देखूंगा कि 46-200 पे ये 2-3 दिन होल्ड करता है या नहीं। जो डेटा का सपोर्ट है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बर्थमेंट का सेल 8 साल के हाई पे चला गया, पिछले मार्च के लेवल से भी क्रॉस कर गया है, और इंडियन इंपोर्ट्स भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। और आगे रुपी का भी सपोर्ट मुझे शायद लग रहा है कि 75-50 तक तो 2-3 वीक में आ जाना चाहिए। बट फिर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज के दिन मार्केट को देखूंगा कि 46-200 होल्ड होता है या नहीं। ओके, भाविक पटेल जी, अब मैं आपसे बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो इंतजार करने के मूड में नहीं है,
अभी अभी अगर वो हमारे शो को देखते देखते कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहें गोल्ड में 46,142 पर, तो क्या करना चाहिए उनको? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज के दिन भी मुझे लग ही रहा है कि गोल्ड पॉजिटिव ही लग रहा है, बट यहाँ से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में मैं थोड़ा आई थिंक वेट करूँगा 46,070 या 45,980 के करीब आता है तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं 45,800 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रख सकते हैं 46,300 का, क्योंकि इवनिंग सेशन में हमने देखा कि अभी जब मार्केट यूएस मार्केट ओपन होगा तो थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। तो थोड़ा रुकिए, आई थिंक यहाँ से 100 रुपये नीचे आता है तो वहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 45,800 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 100 रुपये अगर भाव यहाँ से नीचे आ जाए, मतलब 46,000 के आसपास का भाव आपको दिख जाए, तो वहां पर आप फिर से बाइंग करिए। अच्छा, 46 पर बाइंग टारगेट क्या दिया आपने भाविक जी? 46,300 का। नहीं, 43 मतलब 46,000 के लेवल पे अगर बाई करें गोल्ड, तो क्या टारगेट रखें, कहां पर प्रॉफिट बुक करें? 46,300 ओके, पे 46,300 का टारगेट आपने दिया। ओके, ठीक है, राइट। ओके, राइट 46,300 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 46,000 के भाव पर खरीद कर। अभी मार्केट है 46,155 के स्तर पर। मनोज जी, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अब चूंकि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की सख्ती बढ़ रही है, मुंबई का भी गोल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, वीकेंड लॉकडाउन है। स्पॉट मार्केट में डिमांड में कोई बड़ी गिरावट की संभावना आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि डिमांड बहुत तेजी से कम होगा अभी इन सख्तियों के बीच? देखिए, ओवरऑल जरूरत है, नीड है, क्योंकि शादियां बहुत ज्यादा है। जिस दुकान में जब वो खुलता है, मौका मिलता है, तो लोग जाते हैं और भरपूर खरीदी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो लॉकडाउन आ गया है, इससे बहुत पाबंदियां जो बढ़ गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी ज्वेलर हैं उनके अंदर बहुत मायूसी है, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन अब इकोनॉमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और ये ज्वेलर अब ये नुकसान नहीं ये भरण कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केवल टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 10 से 5 या इतने घंटे, लेकिन डेली दुकानें खुलनी जरूर चाहिए। क्योंकि आप देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा जैसे जितने भी पर्व हैं, सबके ऊपर पानी फिर गया। एक आपको जैसा बता रहा था कि केवल जवेरी बाजार में अगर 2 महीना बंद हो जाता है तो 12,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि डेली का वहाँ 200 करोड़ का डेली का सेल है। तो अगर ये आप पूरे इंडिया का लेंगे तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस तरीके से सोचना चाहिए। लोग शादियां करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लोग ज्वेलरी के दुकान में पहुंचना ज़वेरी बाजार का जिक्र किया। हाँ जी, आपने ज़वेरी बाजार का जिक्र किया, तो क्या ज्वेलर्स ने कुछ लिखित कंप्लेन किया है या कोई बात रखी है सरकार के सामने कि उनको कुछ ढील दी जाए? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ज्वेलर्स का बिजनेस भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अलग अलग जो इंडस्ट्री के संगठन हैं उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। क्या ज्वेलर्स ने भी रिटर्न में कोई आपत्ति दर्ज की है क्या, या करने वाले हैं ऐसा कुछ? नहीं जी सर, जितने भी हमारे नेशनल लेवल के एसोसिएशंस हैं और काउंसिल हैं, उन सब ने आज भी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को जाके लेटर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने पीएम तक को लेटर लिखा है और जगह जगह जो उनके रीजनल एमपी हैं और एमएलए हैं उनको लेटर दे चुके हैं। तो पूरे मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऑलरेडी हर जगह लेटर दे चुके हैं, स्टेट से लेके सेंट्रल तक। और इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जैसे बीकेसी एक बहुत बड़ा डायमंड हब है, वो भी पूरा कल क्लोज डाउन कर दिया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं 10% केवल एक्सपोर्ट्स और जरूरियात काम के लिए खोला गया। लेकिन इन सब चीजों से व्यापार पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर 10% से कुछ नहीं हो सकता है, नो डाउट हम समझते हैं कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा तकलीफ है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस बार जो इकोनॉमी पे ऊपर ये जो मार गिरेगी वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जवेरी बाजार और बीकेसी, ये डायमंड और गोल्ड मार्केट के लिए बहुत जरूरी है कि डेली कुछ समय के लिए भी खोलना जरूर चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज झा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड के मार्केट में चल क्या रहा है और कोरोना की वजह से किस तरह का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आ रहा है। लेकिन चांदी पर फटाफट वीरेंद्र जी आपकी राय में जानना चाहता हूं
सिल्वर में आप यहाँ से किस तरह का ट्रेंड और किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? वैसे ये सीमित दायरा का बाजार है पिछले 3-4 महीने से। आज के हिसाब से मैं अगर स्पाइक मिलता है 66,300-400 के आसपास शॉर्ट जाऊंगा। 67,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 65,000 का टारगेट रहेगा। 2-3 दिन की टाइम फ्रेम रहेगी। ओके, तो ये रहा आपकी चांदी पर हो गई। भाविक जी, आपका व्यू आज के लिए, अगले 6 घंटे के लिए चांदी में ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? जी, आज का अगर इंट्राडे व्यू अगर मैं लेना चाहूँ तो आई थिंक 65,800 के करीब आता है, तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं 65,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 66,200 का। ओके, ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। और पिछले 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज एग्री काउंटर में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है और ठीक ठाक मुनाफा वसूली आई है एग्री कमोडिटीज़ में। आपको बता दें कि चना वायदा करीब 1.5% गिरा है। इसके अलावा सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड, सारे के सारे काउंटर आज प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं। ग्वार में भी तेज़ गिरावट आई है। तो बीरेन जी, क्या इसे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही माना जाए इस गिरावट को, या आपको लगता है कि तेज़ी बहुत ज़्यादा आ गई थी और ये टिकने वाली नहीं थी इसलिए गिर गए और गिरे रहेंगे अभी कुछ दिनों तक? क्या व्यू है आपका? मेन रीजन तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो है ही, साथ ही साथ जो लो रिस्क ट्रेडर है उनको ये कंप्लीट लॉकडाउन वाली जो बात है वो उनसे थोड़ा ऐसा लगा कि भाई एक बार पैसा जो भी मिल रहा है लेके निकल जाए। और जो मजबूत प्लेयर्स जो होते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग हैंड हम बोलेंगे, उन्होंने शायद पार्ट प्रॉफिट किया होगा और बाकी अब नई बाइंग के लिए वो शायद वेट करते होंगे। जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है या मैक्रो फंडामेंटल जिसको बोलते हैं उसका सवाल है, तो काफ़ी सारी चीज़ स्पेशली सोयाबीन डेफिसिट कमोडिटी है, तो उसमें ट्रेंड आगे भी तेजी का बरकरार रहेगा। ओके, तो ये व्यू आपका एग्री मार्केट के ऊपर। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ कैलाश जी। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, आरबीआई की अभी जो पॉलिसी डिक्लेयर हुई है उसमें रेट तो कोई चेंज नहीं है, उसका बेस मेटल पे क्या असर होगा? मैंने बेस मेटल में कॉपर में 10 लॉट शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, 675 रुपए पे क्या करना चाहिए? बताइए भाविक जी। देखिए, आज अगर आरबीआई की पॉलिसी है तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि आगे जाके भी वो लोग यील्ड कम करने के लिए बॉन्ड बाइंग करेंगे। तो उसकी वजह से अगर हमने देखा तो मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक रिएक्शन आया, जिस हिसाब से रुपये अगर देखें तो 1 रुपया कमज़ोर हुआ आज के दिन। तो उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में हमने तेज़ी देखने को मिली, और ये तेज़ी बरकरार है क्योंकि लास्ट वीक यूएस में जो उन लोगों ने इंडस्ट्रियल जो प्लान था इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अनवील किया है, तो उसके हिसाब से भी लग रहा है कि आगे जाके भी डिमांड हो सकता है। और कॉपर हमने अभी भी देखा है कि तेज़ी बरकरार रह रही है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक 696 697 का आप इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए, और अगर नीचे 688 के करीब आता है तो एक बार आप आपकी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि अभी भी बेस मेटल्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। हालांकि ओवरबॉट ज़रूर है, गिरावट आनी चाहिए, पर अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल है इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत तेज़ी बाकी है। ठीक है, अगला सवाल है राकेश का। पूछिए राकेश जी। सर नमस्ते, हमें कॉटन पे सवाल पूछना है। अप्रैल और मई में नमस्कार, पूछिए। कॉटन और सूत में कोई तेजी है क्या? बताइए बीरेन जी, अप्रैल मई में कॉटन में कोई तेजी की संभावना आपको दिख रही है? टेम्पररी तेजी रहनी चाहिए। अप्रैल के हिसाब से इसकी रेंज हम 21,400 से 22,000 तक की देख रहे हैं। आगे जाके अभी फिलहाल यार्न मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका सपोर्ट कॉटन को अभी मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी। और अगला सवाल है दिलीप कुमार का, हैदराबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिलीप जी। पूछिए दिलीप जी। हाँ जी, नमस्ते जी। क्रूड सनफ्लावर, पाम ऑयल और सोयाबीन में तेजी कैसे बरकरार रहेगी मई अप्रैल में? अब फिर लॉकडाउन का मुसीबत बढ़ रहा है। और अच्छा, क्रूड, सनफ्लावर और सोया तेल में, ठीक है। बीरेन जी बताइए, क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है क्या
इन कमोडिटीज में आगे? सोयाबीन में करेक्शन थोड़ा शुरू हुआ है और अगर कंप्लीट लॉकडाउन आया, पोल्ट्री डिमांड पे थोड़ी इफेक्ट आई तो थोड़ा करेक्शन आएगा, बट तेजी का अंत में नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल इन्वेंट्री काफ़ी टाइट है। सनफ्लावर में रशियन सप्लाई जून के बाद ही आएगा मार्केट में, तो वहाँ भी डिमांड रेशनिंग जैसा फिलहाल दिखता नहीं है। अप टू अप्रैल मई की बात करें तो अगले 2-3 वीक तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपसाइड रहेगा। गिरावट पे बाइंग वो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अच्छा, गिरावट पर बाइंग की स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन इसको जरा और क्लियर कर दें बीरेन जी, कितनी गिरावट पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या टारगेट ध्यान में रखना चाहिए? जैसे अपनी अपनी हर कमोडिटी की एक रेंज होती है। जैसे आप आजकल एडिबल ऑयल में सोयाबीन रिफाइन देखें तो वो मैक्सिमम वोलेटाइल है, जहां इंट्राडे 40-50 का मूव आ रहा है। सीपीओ सेकंड वोलेटाइल है जिसमें 30-40 का मूव आ रहा है। उसके सामने मस्टर्ड थोड़ी सी स्टेबल है जिसमें कम मूव आ रहा है। तो कमोडिटी टू कमोडिटी ये वेरिएशन रहेगा। लो रिस्क लोगों को तेल छोड़ के सीड्स में रॉ मटेरियल साइड जाना चाहिए, चना या मस्टर्ड या सोयाबीन, और हाई रिस्क लोगों के लिए सोयाबीन रिफाइन बेस्ट है। ओके, अगला सवाल है कन्हैया लाल जी का, पूछिए कन्हैया लाल जी। सर मैंने जिंक शॉर्ट कर रखी है सर 226.20 से, तो क्या सर इंटरडे में नीचे जाने के चांसेस है क्या? 226.20 पे आपने शॉर्ट किया है जिंक। बताइए भाविक जी, किस तरह का ट्रेड है इनका? ठीक ट्रेड है या वेट किया जाए? देखिए, आई थिंक अभी तो अगर चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो 222-223 के ऊपर एक ब्रेकआउट है जिंक का, और पहले भी हमने देखा है कि 226.60 226.70 जो है वहां पे ही उसने रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद वापस 220 के करीब आता है, और आज भी 227 का हाई बनाया है और अभी 226 के करीब चलता है। तो 227.20 का आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। नीचे अगर 223 या 224 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पर कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा क्योंकि अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। तो आज इंट्राडे ही रखिएगा ट्रेड, और 227.20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ चूरू राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी हाजिर में गुआर पड़ा है तो आप बेचते हैं यार, क्या आगे क्या रहेगा इसमें? नीचे ज्यादा मंदी का तो नहीं है सर? बताइए बीरेन जी, ग्वार का स्टॉक है इनके पास, क्या इनको बेच देना चाहिए या अभी रखे रहें? कुछ तेजी की उम्मीद है आगे? मार्केट ये काफी समय से 39 और 41 के बीच ही रहा है। पिछले 6 महीने ऐसे गए, और अगर ब्रॉडर हॉरिजॉन में देखें तो 3 साल से यही रेंज में घूम रहा है। मैं आगे भी मैंने एक बार बताया था कि जो रुकी हुई गाड़ी है उसमें से उतर के चलती हुई गाड़ी में जाए तो रिटर्न ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है यमा जी का, महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए यमा जी। हाँ सर, मेरा चने के ऊपर सवाल है। मैं 1 महीना वेट कर सकता हूँ क्या? 1000 रुपए तक चला जाएगा क्या? किस कमोडिटी पर सवाल है? चना चने पर। ओके, चने को लेकर भाविक जी क्या व्यू है आपका? क्योंकि बहुत ज्यादा उठापटक है, अच्छी तेजी हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, फिर आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या आउटलुक है आगे के लिए आपका? देखिए, अभी भी आउटलुक तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी प्रोक्योरिंग करना शुरू की दिया है, और मेजर ग्रोइंग स्टेट है वहाँ पे एमएसपी भी दी गया है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है प्रोक्यूरमेंट, और तो मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है ये वही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के जिस हिसाब से बातें चल रही है तो थोड़ा बहुत ट्रेडर्स ने प्रॉफिट निकाल दिया है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब तक 5000 के नीचे नहीं आता तब तक पॉजिटिव ही बने रहना चाहिए। अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5450 के करीब आ सकता है। वहाँ के बाद ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट ओवरऑल अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जब तक 5000 ब्रेक नहीं करता है तब तक। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित, पूछिए अंकित। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन नेचुरल गैस पे है। आज पूरे दिन रेंज बाउंड रहा है 184 टू 185 के रेंज में।
सो आज तो फिर इसमें प्रॉपर इंट्राडे के लिए ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा सवाल आपने पूछा है। और अभी नेचुरल गैस में 1% की तेजी है, 185 के आसपास है। बताइए भाविक जी, इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड है क्या नेचुरल गैस में? देखिए ओवरऑल तो अभी भी मुझे वीक ही लग रहा है, क्योंकि आगे के अगर हम देखें तो डिमांड आने वाले हैं नहीं। अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो आगे के 10 या 15 दिन गर्मी ही है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी बाय ऑन डिप्स नहीं करनी चाहिए। अगर 185.50 के करीब आता है तो 188.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट इंट्राडे का रख सकते हैं 182 का। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं 45,970 के करीब, 46,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 45,800 का। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। अप्रैल लीड में 164.40 पे बाय कर सकते हैं, 166.60 का टारगेट रख सकते हैं, और 163.30 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, आपकी आखिरी कॉल। क्रूड अप्रैल वायदा है वो बाय कर सकते हैं 4400 के करीब, टारगेट रखेगा 4500 का, और स्टॉप लॉस 4340 का। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।